यहाँ से स्टार्ट करेंगे। PD365 यहाँ पर मैगजीन है। ये यहाँ पर जो आई है भी, ये कल्चर की आई है, ठीक है। कल्चर मतलब बोल सकते हो कला संस्कृति जो होती है उसको लेकर के यहाँ पर जो मैगजीन है ये यहाँ पर इंग्लिश की दे रखी है, ठीक है। इंग्लिश की दे रखी, लेकिन हम लोग जो MCQs करेंगे यहाँ पर, अब MCQs हम लोग करते हैं कि यहाँ पर जो मैगजीन पहले इंग्लिश की आती है उसका MCQs करते हैं, और जो हिंदी में आएगी उसका हम लोग व्याख्या के साथ करेंगे, ठीक है। तो जो इंग्लिश वाली मैगजीन है और हिंदी मैगजीन दोनों सेम होती है, यानी कि देखना है कि आपको इंग्लिश के मैंने MCQs कराया तो हिंदी का अलग कराएंगे नहीं। जो इंग्लिश में लिखा है वही आपका हिंदी में पास हिंदी में ट्रांसलेट होगा। MCQs में सिर्फ हिंदी में करा रहा हूँ, ठीक है, याद रखना है आपको। तो यहाँ से MCQs स्टार्ट करते हैं कल्चर मैगजीन का। यहाँ से देखो टॉपिक 1 है इसका साइट मोनूमेंट्स, ठीक है, टेम्पल से हुआ, और सेकंड यहाँ पर इसके पेंटिंग्स दे रखी होंगी, पेंटिंग्स वाले टॉपिक का होगा, और तीसरा यहाँ पर कुछ पर्सनालिटीज जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ में होंगी वो सब यहाँ पर दे रखी हैं, ठीक है। तो हम लोग 3 टॉपिक को यहाँ पर कवर करेंगे इसके MCQs को, और टोटल यहाँ पर 53 MCQs हैं 3 टॉपिक से मिला करके, और सब हिंदी में देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पर मान लो टॉपिक लिखा है चोला गंगम लेक, ठीक है। चोला गंगम जो लेक है ये आपको हिंदी वाली जो मैगजीन आएगी वहाँ पर भी मिलेगा चोला गंगम लेक, तो सब कुछ हिंदी में लिखा होगा, वो यहाँ पर इंग्लिश में ट्रांसलेट है, तो बस इंग्लिश से ट्रांसलेट करके हिंदी में यहाँ पर आंसर क्वेश्चन बनाए गए, वही चीज़ वो भी उसमें भी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये नहीं होगा कि यहाँ पर इंग्लिश में मैंने MCQs कराए तो हिंदी में भी कराऊँ, राइट। तो आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये बात समझ सकते हो आप, दोनों बस ट्रांसलेट करके मैगजीन अलग अलग आती हैं और मैं ट्रांसलेट करके MCQs बना रहा हूँ, ठीक है। तो आते हैं यहाँ से देखते हैं इसको। और एक बात, सुबह मैंने पेपर कराया हुआ है विजन एस के यहाँ पर, अभ्यास टेस्ट यहाँ पर पहला कराया हुआ था, अभ्यास नहीं कौन सा था, ओपन टेस्ट था, सॉरी अभ्यास नहीं था, पहला ओपन टेस्ट था। उसमें यहाँ पर ये टॉपिक दिया हुआ था, ये टॉपिक यहाँ पर दे रहा है ना चोला गंगम लेक, ये मैंने कराया हुआ है वहाँ पर, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन वहाँ देख सकते हो, बाकी हम लोग यहाँ पर भी इसके क्वेश्चन करेंगे 2-3 क्वेश्चन। आते हैं फिलहाल अपने क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं MCQs को। जैसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किए गए मराठा सैन्य प्रदेश के संबंध में विचार करना है। पहली बात है, पहले यहाँ पर बोला है इसमें यह भारत का 44वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल होगा। पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर यह भारत का 43वां होगा, 44वां यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। तो पहली बात गलत हो जाएगी। सेकेंड बात है, इस प्रदेश में महाराष्ट्र 11 और तेलंगाना 1 किला पर शामिल किया गया है। वैसे टोटल 12 तो हैं, लेकिन यहाँ पर 11 महाराष्ट्र का है, ठीक है, और एक यहाँ पर किला तमिलनाडु का है जो जिंजी में स्थित होगा, राइट। तेलंगाना यहाँ पर इसमें नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये केवल संख्या के लेकर के यहाँ पर राज्य वितरण में तमिलनाडु सही हो जाएगा, यहाँ से तेलंगाना नहीं होगा। तो ये बात इसकी गलत होगी, ठीक है। पहली बात यहाँ से सही है। तीसरी बात है इसमें, इन किलों में प्रतापगढ़ और रायगढ़ भी शामिल है। क्या होगी तीसरी बात? तीसरी बात यहाँ से ये करेक्ट है, ये बात सही है। चौथा है, विश्व जो धरोहर स्थल है यूनेस्को का, इसमें सांस्कृतिक, प्राकृतिक और मिश्रित 3 श्रेणियों के अंतर्गत चुने जाते हैं। चौथी बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर स्थल में तीनों श्रेणियों में तो जैसे सांस्कृतिक, कल्चर, प्राकृतिक, नेचुरल, और यहाँ पर मिश्रित, मिक्स। तो यहाँ पर चौथा, तीसरा और यहाँ से दूसरा, चौथा तीसरा बस 2 ही करेक्ट है ना। जो चौथा तीसरा 2 करेक्ट है तो आंसर हो जाएगा। पूछा क्या है, कितने सही है, तो 2 कथन यहाँ से इसके करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। आंसर क्या होगा, पहले का बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है, मराठा प्रशासन और राजस्व नीति है, उसको लेकर के यहाँ पर क्वेश्चन है। मराठा साम्राज्य की राजस्व नीति के संदर्भ में चौथ और सरदेशमुखी शब्दों का अर्थ होता है। क्या पर अर्थ होगा यहाँ पर इसका? देखो पहली बात है, पहली बात यहाँ से बोला है कि ये जो चौथ है ये यहाँ पर विजित क्षेत्र, यहाँ पर पड़ोसी राज्य के यहाँ पर वसूला जाने वाला एक कर था, और उस क्षेत्र में भू राजस्व का 25% या 1/4 बोल सकते हो, ठीक है। उसके बदले में मराठा ने उन क्षेत्रों में बाहरी आक्रमण और यहाँ पर मराठा के आक्रमण से सुरक्षा करने जो प्रदान करने को लेकर करते थे। पहली बात यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। पहली बात क्या हो जाएगा यहाँ से इसका सही हो जाएगा। इसे बोल क्या रहा है, इसमें बोला कि यहाँ पर पड़ोसी सरदार लिया था जिनके मराठा साम्राज्य का हिस्सा नहीं था, बात सही है। सेकंड बात है, सरदेशमुखी मराठा साम्राज्य के पूरे जो राजस्व था उस पर लगाया जाने वाला 10% अतिरिक्त कर था। सेकंड बात यहाँ से भी करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ से दोनों बातें करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ये जो कर था ये वंशानुगत प्रधान मुखिया होने के नाते वसूलते थे और उन पर ये क्षेत्रों पर लगाया जाता था जिन्हें यहाँ पर मराठा अपना पैतृक क्षेत्र मानते थे। दोनों बातें यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या होगा, सेकंड का आंसर हो जाएगा। पूछे कौन सा सही होगा, तो सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, मराठा नौसैनिक किले और उनका महत्व। निम्नलिखित में से किसे या किस तटीय किले को पूर्वी जिब्राल्टर कहा जाता था और यहाँ पर मराठा सैनिकों की शक्ति रीढ़ था? आंसर हो जाएगा तीसरे का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से विजय दुर्ग इसका सही आंसर है। विजय दुर्ग को यहाँ पर किले को पूर्वी जिब्राल्टर कहा जाता था क्योंकि यहाँ पर अमेक था और ये वाघोटन नदी अरब सागर से घिरा हुआ था। कन्होजी आंग्रे के काल में ये मराठा जो नौसेना इसका मुख्य केंद्र था, राइट। जो यहाँ पर अगला बोल रहा है सिंधुदुर्ग क्या था, ये मलवन के तट पर स्थित एक यहाँ पर समुद्री किला था जिसका निर्माण शिवाजी महाराज ने कराया था, ठीक है। तो याद रखना आंसर विजय दुर्ग इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, चौथा है,
यूनेस्को की 20 धरोहर स्थल की सूची जो है इसकी पात्रता के हिसाब से देखते हैं कि यहाँ पर बोला कि जो 20 धरोहर स्थल है इसके चयन की प्रक्रिया के हिसाब से कौन सा करना यहाँ पर सही बताना है कौन सा। तो ये बोले स्थल में उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य होना चाहिए और 10 चयन मानदंडों को कम से कम एक का पूरा करना चाहिए। पहली बात क्योंकि पहली बात यहाँ से चौथे का स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा, ठीक है। सेकेंड बात है प्रत्येक वर्ष प्रत्येक स्टेट पार्टी देश विचार के लिए विश्व आगे धरोहर समिति की केवल एक स्थल नामांकन कर सकती है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, ये भी बात सही है, सांस्कृतिक या प्राकृतिक रूप से, ठीक है। सेकेंड बात भी सही। तीसरा मूल्यांकन अंतर्राष्ट्रीय परिषद आयुष्यन द्वारा किया जाता है, ठीक है, इंटरनेशनल यूरेन कंजर्वेशन इसके द्वारा, और यहाँ पर आयुष्यन द्वारा किया जाएगा। तो पहली बात क्या होगी, तीसरे का जो बात है यहाँ से तीसरी वाली करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। चौथी बात अंतिम निर्णय विश्व धरोहर केंद्र वर्ल्ड हेरिटेज जो सेंटर है उसको द्वारा लिया जाता है जिसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है। चौथी बात गलत है क्योंकि अंतिम निर्णय या लास्ट डिसीजन जो होता है ये विश्व धरोहर केंद्र सचिवालय नहीं बल्कि यहाँ पर विश्व धरोहर समिति होती है, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी होती है, वो करेगी, जिसमें यहाँ पर 21 निर्वाचित सदस्य देश शामिल होते हैं, ठीक है। तीसरी बात नहीं, चौथी बात यहाँ से गलत है, ठीक है। 1 करेक्ट है, सेकेंड भी करेक्ट है और थर्ड भी करेक्ट है, ठीक है। चौथी बात यहाँ से इसकी गलत है, ठीक है। 1 2 3 सही, चौथी बात गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा विश्व धरोहर जो स्थल है इसकी पात्रता के हिसाब से यहाँ पर 3 बातें इसकी करेक्ट है। 1 2 3 सी स्टेटमेंट पूछा था कौन सा सही होगा, ठीक है। तो 3 बातें सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। एर्रामट्टी डिब्बालू कर्नाटक। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से पहली बात इसका क्योंकि यहाँ पर जो ये है ये आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में स्थित है और जो लाल रेत है उसके टीले ना कि यहाँ पर कर्नाटक में ये अत्यंत दुर्लभ भूवैज्ञानिक स्थल, तो गलत हो जाएगा। मेघालयन एज केप्स कहाँ पर होगा, मेघालय में। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से सही है, ठीक है। तीसरा नागा हिल्स ओफियो लाइट आंध्र प्रदेश। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात यहाँ से ये तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात भी गलत है क्योंकि यहाँ पर आंध्र प्रदेश में नहीं बल्कि यहाँ पर ये टेथिस महासागर के अवशेष को प्रतिनिधित्व करेगा और ये म्यांमार की सीमा पर स्थित है, भारत म्यांमार की सीमा पर, तो ये गलत हो जाएगा। ओनली 2 करेक्ट है, मतलब 3 बातों में एक बात सिर्फ यहाँ से सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सालखन फॉसिल पार्क के बारे में सही बताता है। सालखन फॉसिल जो पार्क है उसके बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट 3 में सही बता रहा है। पहली बात यहाँ से ये बोल रहा है ये उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले में कैमूर रेंज में स्थित है, ठीक है, बात सही है। यहाँ पाए जाने वाले जीवाश्म लगभग 1.4 बिलियन वर्ष पुराने होते हैं, ये भी बात यहाँ से सही क्योंकि यहाँ पर पाए जाने वाले स्ट्रोमेलोटाइट्स जो होता है मेलोटाइट्स जो होता है ये जीवाश्म लगभग 1.4 मिलियन वर्ष पुराना है, ठीक है, जो प्रोटेरोजोइक काल का माना जाता है, करेक्ट बात है। तीसरी बात है यहाँ जीवाश्म एम्फीबियन प्रजातियों के होते हैं। तीसरी बात है गलत क्योंकि यहाँ पर पाए जाने वाले जीवाश्म एम्फीबियन उभयचर नहीं होंगे, एम्फीबियन को क्या बोलते हैं, उभयचर बोलते हैं हिंदी में, और एम्फीबियन इंग्लिश वर्ड है, ठीक है। ये इसके नहीं होते बल्कि यहाँ पर एल्गी शैवाल जो होते हैं उसके साइनोबैक्टीरिया द्वारा निर्मित संरचनाएं होती हैं, ये पृथ्वी के जीवन पर शुरुआती साक्ष्य माने जाते हैं। तो तीसरी बात यहाँ से गलत होगी, पहली दूसरी बात इसकी करेक्ट है। छठे का आंसर 1 और 2 सही हो जाएगा, ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 7वां यहाँ से यूनेस्को की 20 धरोहर जो स्थल है उसकी अंतिम सूची के बारे में लिस्ट में जो विचार करना है कि कौन सा स्थल यहाँ पे होने का महत्व है, शामिल होने का महत्व होगा। पहली बात है ये स्थल को तत्काल कानूनी संरक्षण प्रदान करता है। पहली बात यहाँ से क्या होगी, पहली बात यहाँ से गलत है, ठीक है। दूसरा है ये 20 धरोहर सूची में अंतिम रूप से शामिल होने के लिए एक यहाँ पर अनिवार्य आवश्यकता होगी, ये बात यहाँ से करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर किसी भी स्थल को 20 धरोहर स्थल जो होता है उसमें उसके रूप में नामित करने से पहले उसे कम से कम 1 वर्ष तक देश की जो यहाँ पर लिस्ट है इसमें अंतिम सूची उसमें यहाँ पर रहना अनिवार्य होता है। तो पहली बात यहाँ से गलत है, दूसरी बात इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अंतिम सूची में होना तत्काल कानूनी संरक्षण यह वित्तीय सहायता की गारंटी नहीं देता है बल्कि ये नामांकन प्रक्रिया का एक प्रारंभिक चरण होता है, ठीक है। कुछ बातें इसकी इंपॉर्टेंट याद रखनी है। आंसर क्या होगा, बी यहाँ से करेक्ट है, राइट। देखो एक बात यहाँ पर बतानी है कि यहाँ पर जो PT 365 मैगजीन हम लोग यहाँ पर MCQs कर रहे हैं, ठीक है। अभी जो डिस्क्रिप्टिव वाली मैगजीन है कल या परसों में आ जाएगी वो, है ना, जब तक हम लोग यहाँ से इसके MCQs खत्म कर देंगे, ठीक है। तो वो मैगजीन आपको जरूर पढ़नी है, यानी कि आपने MCQs कर लिया तो मैगजीन छोड़ दो नहीं,
क्योंकि यहाँ पर देखो, अगर मान लो कोई एक टॉपिक है, टॉपिक से हमने कितने 2-3 क्वेश्चन बनाए, 2 क्वेश्चन बनाए, किसी से एक क्वेश्चन बनाए, मान लो इसी एक लाइन से जो छूटी हो लाइन उसी से क्वेश्चन बन गया, तो क्या होगा, जिस वजह से वो भी मैगजीन पढ़नी है, साथ में ये भी पढ़नी है, पढ़ाऊंगा मैं ही, वो भी मैं बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक आपको कवर करने और कौन कौन से टॉपिक आपको एमसीक्यूज में दिए गए हैं, है ना। वो तो इस वजह से वो भी मैगजीन आपको टॉपिक खुद ही पढ़ने देंगे, ज़्यादा पेज के नहीं है, 55-60 पेज की होगी, ठीक है, वो भी आपकी 3 दिन में खत्म हो जाएगी। और अब देखोगे तो वैसे 3 घंटे में मैगजीन खत्म हो जाएगी पूरी वो, राइट, ऐसे करके करोगे तो। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें में। यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के बारे में विचार करना है। यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क, इसकी स्थापना 2004 में शहरों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए की गई थी, जिन्होंने रचनात्मक को सतत शहरी विकास के लिए एक रणनीतिक कारक के रूप में पहचाना। पहली बात क्या होगी, 8वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड बात है, श्रीनगर आईयूसीएन में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर था। ये बात गलत है, क्योंकि श्रीनगर 2021 में शिल्प और लोक कला श्रेणी में शामिल किया गया था, लेकिन जयपुर 2015 में, वाराणसी 2015 में इससे पहले नेटवर्क के रूप में हिस्सा बन चुके थे, ठीक है, तो ये बात गलत हो जाएगी। लखनऊ भारत का दूसरा शहर है जिसे गैस्ट्रोनॉमी खान पान श्रेणी में टैग मिला हुआ है। तीसरी बात करेक्ट है, क्योंकि हैदराबाद 2019 गैस्ट्रोनॉमी पाक कला श्रेणी में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर था। आपसे भी क्वेश्चन पूछ सकता था कि यहाँ पर जो लखनऊ होगा वो पहला शहर होगा, तो गलत है, ठीक है, हैदराबाद पहला शहर, सही बात है यहाँ पर, राइट। और हाल ही में लखनऊ को भी इसी श्रेणी के तहत यहाँ पर नामांकित चर्चा में रखा गया है, ठीक है। ग्वालियर और कोझिकोड 2023 के नवीनतम आधिकारिक आंकड़े में समावेश होंगे, तो ये भी बात क्या है, करेक्ट है। 1 और 3 सही है, दूसरी बात इसकी गलत है, बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9 है भारतीय आईयूसीएन शहर और यहाँ पर इसके क्षेत्र दे रखे हैं, विचार करते हैं। कोझिकोड संगीत है ना, पहला क्या होगा, 9वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से, ये कोझिकोड केरल, इसे साहित्य का शहर, सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया गया है, संगीत का नहीं, ये भारत का पहला साहित्य शहर है, ठीक है, लिटरेचर शहर है। पहली बात करेक्ट है, करेक्ट नहीं है। दूसरी बात है ग्वालियर साहित्य के लेकर, ठीक है, ग्वालियर जो मध्य प्रदेश है इसमें संगीत का शहर, सिटी ऑफ म्यूजिक घोषित किया गया, साहित्य का नहीं किया गया, ये तानसेन की जन्मस्थली है, गलत हो जाएगा। चेन्नई संगीत, चेन्नई तमिलनाडु में संगीत या म्यूजिक की श्रेणी में शामिल है 2017 में, तो ये बात सही हो जाएगा। सिर्फ एक स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा, तीसरा, तो 9वें का आंसर केवल 3 सी। क्वेश्चन 10 है अवध साम्राज्य के इतिहास को लेकर के, अवध नवाबों के संबंध में विचार करना है, कौन सा सही होगा। नवाब आसफ उद्दौला ने 1775 में अपनी जो अवध की राजधानी है फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित कर दी थी। 10वें का क्या होगा, पहला, 10वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, बात सही, क्योंकि यहाँ पर नवाब आसफ उद्दौला ने 1775 में राजधानी को फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित किया था, उन्होंने ही लखनऊ में प्रसिद्ध बड़ा इमामबाड़ा बनवाया था। अवध के नवाबों में प्लासी युद्ध 1757 में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर अवध के नवाबों में बक्सर का युद्ध 1764 में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, जिसमें नवाब सजाउद्दौला प्लासी के युद्ध में 1757 में और बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला शामिल था इसमें, तो यहाँ से सेकेंड बात गलत होगी। वाजिद अली शाह अवध के अंतिम शासक थे जिन्होंने कुशासन आरोप को लेकर पदच्युत किया गया था, ठीक है। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि वाजिद अली शाह अवध के अंतिम नवाब थे, उन्होंने या उनको 1856, ठीक है, 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन, ठीक है, उसके आरोप लगाकर अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था, तो ये बात करेक्ट है। 1 सही है और 3 सही है, दूसरी बात गलत है, ठीक है। 1 और 3 सही है, तो सी यहाँ से आंसर होगा 10वें का। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है अवध व्यंजन, हाँ, अवध व्यंजन और सांस्कृतिक विरासत के बारे में देखते हैं। दम पुख्त तकनीकी जिसका उल्लेख छवि में किया गया था, है ना, किस भारतीय शहर की प्रसिद्ध पाक शैली होगी, आंसर हो जाएगा 11वें का करेक्ट आंसर यहाँ से सी, लखनऊ, है ना। यहाँ पे मैंने पिक्चर नहीं लिया हुआ है, पिक्चर बना हुआ था यहाँ पे, तो इसलिए छवि बोल रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या होगा, लखनऊ इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो दम पुख्त है ये खाना पकाने की धीमी प्रक्रिया है, जिसमें भोजन एक बड़े बर्तन में हांडी में रखकर आटे की लोई से यहाँ पर सील कर दिया जाता था, और ये लखनऊ में अवध की सबसे प्रसिद्ध पाक शैली है, ठीक है। इसे नवाब आसफ उद्दौला के समय अकाल राहत कार्यों के लिए विकसित किया जाता था, ठीक है। 11वें का सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है चोल साम्राज्य के दौरान स्वशासन जो होते थे उसके बारे में चोल संबंध में कुडवोलाई प्रणाली किससे संबंधित थी, आंसर हो जाएगा 12वें का करेक्ट आंसर ग्राम सभा के सदस्यों के चुनाव की एक प्रक्रिया है, सी यहाँ से 12वें का करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ पर कुडवोलाई जो है ये चोल शासन के दौरान ग्राम सभा और
या सभा, है ना, उस टाइम पे ओरिया सभा होती थी, ग्राम सभा को ओरिया सभा बोलते थे, और इसके सदस्यों को चुनने के लिए एक अनूठी लॉटरी होती थी, उसकी प्रणाली यहाँ पर कराई जाती थी उससे, ठीक है। और उम्मीदवारों के नाम ताड़ के पत्तों पर लिखकर एक घड़ा होता था उसमें डाले जाते थे, और एक छोटे से बच्चे से पर्ची निकलवाई जाती थी, है ना। इसी जानकारी के में यहाँ पर उत्तरेय जो मेरूर है शिलालेख ये मिला था। ठीक बात याद रखना, इंपॉर्टेंट थोड़ी सी बात थी, एक्स्ट्रा पॉइंट इसका। पावर का आंसर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम लोग। 13 नंबर में राजेंद्र चोल फर्स्ट है, इसके यहाँ पर क्या उपलब्धियां थी, इसको लेकर के यहाँ पर क्वेश्चन है, ठीक है। राजेंद्र चोल फर्स्ट ने गंगा घाटी पर विजय प्राप्त करके यह करने के बाद जो गंगईकोंड है चोल की यहाँ पर उपाधि धारण की थी। यहाँ पर वैसे तो हिस्ट्री में लिखा हुआ गंगईकोंड चोलपुरम, है ना, तो यहाँ से पहला क्या होगा, 13 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर उत्तर भारत गंगा घाटी में सफल अभियान के बाद उन्होंने गंगईकोंड, गंगा को जीतने वाला उपाधि ली थी, और गंगईकोंड चोलपुरम शहर बसाया था, ये शहर था, राइट। सेकेंड बात है, उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया में श्रीविजय साम्राज्य के विरुद्ध एक यहाँ पर सफल नौसैनिक अभियान का नेतृत्व किया था। सेकेंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि जो राजेंद्र प्रथम ने दक्षिण पूर्व एशिया में श्रीविजय साम्राज्य को हराने के लिए एक यहाँ पर शक्तिशाली नौसेना भेजी थी, जो यहाँ पर भारतीय इतिहास में महानतम नौसैनिक अभियानों में से एक मानी जाती है। तीसरी बात है, तिरुवलंगाडु कॉपर प्लेट्स राजेंद्र चोल फर्स्ट की उपलब्धियों का उल्लेख करता है। तीसरी बात भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर तिरुवलंगाडु ताम्रपत्र उनके यहाँ पर शासनकाल में और यहाँ पर सैन्य विजयों को लेकर के बारे में विस्तृत जानकारी का मुख्य स्रोत बताता है। 1, 2, 3 तीनों बातें यहाँ से करेक्ट है। 13 का आंसर डी यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 14 14 नंबर क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन है, चोल गंगम झील यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, तमिलनाडु सरकार ने गंगईकोंड चोलपुरम 1000 साल पुराने होने पर लेकर के इसको झील विकसित करने की घोषणा की थी, तो इस वजह से न्यूज़ में था ये, ठीक है। नोट यहाँ पर दिखा दिए, क्योंकि 1000 साल पूरा हुआ है तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। चोल को लेकर के क्वेश्चन इस बार पेपर में आ सकता है, मतलब 99% उम्मीद है क्वेश्चन पेपर में आने की। तो देखो आपको क्या करना है, चोल काल जितना भी है ना, चोल काल आपको हिस्ट्री में जितना भी आपने पढ़ा है, या आपके पास मटेरियल जिससे पढ़ रहे हो फॉलो कर रहे हो, ठीक है, वो आपको जाके पूरी चीज़ें चोल कला, चोल काल, है ना, चोल के यहाँ पर स्थापत्य कला, राइट, चोल के चार में जितना मंदिर बनाया गया, क्या जो भी किया गया, एक एक चीज़ जाके आपको पूरा पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर इसको लेकर के 1000 साल इसमें पूरा हुआ है, तो कहीं से भी क्वेश्चन घुमा सकता है, राइट। तो आपको यहाँ से गलत क्वेश्चन नहीं करना अगर क्वेश्चन आता है पेपर में। तो इसी चीज़ को मैंने एक बार बताया था, अभी 2024 का एग्जाम था, 25 का था, 24 का एग्जाम था, है ना, तो उसको लेकर मैंने आपको बताया था, 3 क्वेश्चन बताए थे, 3 से 4 क्वेश्चन मैंने लास्ट में बताए थे करीब, हाँ ये हो सकता है एग्जाम के मैंने 1 दिन पहले बताया था, और करीब बताया था 8 से 9 बजे की रात के बीच में, कि मतलब इन 4 टॉपिक को अच्छे से देखना, और उन्हीं टॉपिक में 2 टॉपिक पूछे गए थे, जैसे कि 1935 अधिनियम था और एक टॉपिक और था कोई, राइट। तो मैंने उस दिन रात में बताया था कि ज़्यादा नहीं दिया था मैंने, जो मेरे माइंड में आया कुछ, तो मैंने आपको बताया कि हाँ इस 3-4 टॉपिक को आप अभी 1 घंटे में खत्म कर सकते हो। तो वहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे उससे, जिसने यहाँ पर किया होगा तो उसका अच्छा होगा पेपर, राइट। आते फिलहाल देखते हैं, तो यहाँ पर देखो जो चीज़ें बताई जाती हैं वो चीज़ आपको फॉलो करना है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। इसमें बोले चोल गंगम झील के बारे में विचार करना है, कौन सा गलत होगा इसमें। देखो यहाँ पे जो गलत स्टेटमेंट है ये हो जाएगा, इसका निर्माण राजराज चोल फर्स्ट द्वारा कराया गया था, ये बात यहाँ से गलत है इसकी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इस झील का निर्माण राजराज चोल प्रथम ने नहीं, बल्कि यहाँ पर उसके पुत्र राजेंद्र चोल प्रथम ने गंगा विजय के उपलक्ष्य में कराया था, ठीक है। कुछ पॉइंट यहाँ पर नोट कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर इसे लिक्विड पिलर ऑफ विक्ट्री या विजय का तरल स्तंभ कहा जाता था, यह कहा जाता है ना, क्योंकि यहाँ पर इसमें गंगा का पवित्र जल डाला गया था, इसलिए यहाँ से इसको जो पवित्र जल डाला गया था इसलिए यहाँ पर इसको विक्ट्री बोलते थे या तरल स्तंभ बोलते थे, राइट। और ये तमिलनाडु के ओरियारुल जिले में स्थित और यहाँ पर एक विशाल मानव निर्मित जलाशय भी है। तो 2 बातें एक्स्ट्रा याद रखनी है, और जो इसका आंसर हो जाएगा सी करेक्ट आंसर है। 15 नंबर है चोल काल की अर्थव्यवस्था को लेकर के और संस्कृति को लेकर के। देखो ज़्यादातर मैंने क्वेश्चन में से कवर किए हैं, 3 से 4 क्वेश्चन मैंने कवर किए यहाँ पे, और अपने साइड से आपको क्या करना है, चोल वाला पूरा पढ़ना है, ठीक है। निम्नलिखित पर विचार करना है, चोल काल के दौरान वेट्टी एक प्रकार का भू राजस्व था। पहले क्या होगा, 15 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर चोल काल में वेट्टी भू राजस्व नहीं था, बल्कि यहाँ पर वह जबरन श्रम, फोर्स्ड यहाँ पर लेबर का एक जो रूप था। चोल शिलालेख में 400 से अधिक प्रकार के करों का उल्लेख है, जिसमें कदमई, ठीक है, कदमई मुख्य रूप से भू राजस्व था। यह बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नोट कर सकते हो, बात गलत हो जाएगी, ठीक है। एक प्रकार का भू राजस्व तो गलत हो जाएगा, भू राजस्व क्या था, कदमई जो था ये एक भू राजस्व कर था। सेकेंड बात है, चोलों के प्रसिद्ध बंदरगाहों में महाबलीपुरम और कावेरीपट्टनम
शामिल थे। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से करेक्ट, क्योंकि चोलों के पास शक्तिशाली नौसेना थी और कबरीपट्टनम पुहार जिसको बोलते थे वह महाबलीपुरम उनके प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह होते थे। तीसरी बात है नटराज की प्रतिष्ठित कांस्य की मूर्ति चोल मूर्तिकला का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण बताती है। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर चोल मूर्तिकार थे उन्होंने लास्ट यहाँ पर वैक्स तकनीकी का उपयोग करके नटराज की विश्व प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति बनाई थी जिन्हें धातु विज्ञान और कला शिखर श्रेष्ठ मानते थे। ये बात करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। इसी कुछ करके यूपीएससी ने लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा था कोई कि धातु की ऐसे कोई मूर्ति को लेकर के, है ना। देख शायद अगर प्रीवियस आपने किया होगा तो क्वेश्चन देखा होगा, याद होगा आपको। तो दो बातें यहाँ से करेक्ट है, 2 और 3। 15 का आंसर यहाँ से आपका हो जाएगा 2 और 3 बी बात इसकी करेक्ट है। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है निम्नलिखित पर विचार करना है। पहली बात है बृहदेश्वर मंदिर और ऐरावतेश्वर मंदिर दोनों ही यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल है। 16 का पहला क्या होगा, पहली बात करेक्ट है। ठीक है, दूसरा गंगईकोंडचोलपुरम मंदिर राजा चोल प्रथम द्वारा अपनी उत्तरी विजय को मनाने के लिए बनाया गया था। सेकंड बात करते हो कि गंगईकोंडचोलपुरम मंदिर का निर्माण राजेंद्र चोल के प्रथम ने अपनी उत्तरी गंगा विजय की स्मृति में करवाया था। राजा चोल ने प्रथम ने नहीं, तो ये बात गलत होगी। तीसरी बात है सभी 3 सूचीबद्ध मंदिरों में प्रमुख देवता या मुख्य देवता भगवान शिव हैं और सभी द्रविड़ वास्तुकला प्रदर्शित करेंगे। तीसरी बात से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर तीनों मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और शुद्ध द्रविड़ वास्तुकला विशाल विमान और गोपुरम का प्रतिनिधित्व करते हैं। 1 और 3 करेक्ट है, सेकंड यहाँ से गलत हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3 बात करेक्ट है, तो बी स्टेटमेंट यहाँ से 16 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं 17 नंबर को। कालक्रम और यहाँ पर शासक दे रखा है इसका। ठीक है, विचार करते हैं। चोल राजा राजराज सेकंड ने 12वीं शताब्दी में ऐरावतेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। पहली बात 17 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, जो यहाँ पर ऐरावतेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज चोल जो राजा द्वितीय थे उनके द्वारा 12वीं शताब्दी में करवाया गया था। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण गंगईकोंडचोलपुरम मंदिर के निर्माण में लगभग 25 साल पहले हुआ था। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो तंजावुर है इसका बृहदेश्वर मंदिर लगभग 1010 ईस्वी में बना था, जबकि यहाँ पर गंगईकोंडचोलपुरम मंदिर जो था ये राजेंद्र प्रथम ने लगभग 1035 ईस्वी में बनाया था। लगभग यहाँ पर 25 साल के बाद मान सकते हो, है ना। ये स्टेटमेंट घुमा सकता है अगर क्वेश्चन पूछेगा तो। ठीक है, ये बात सही है, पहले भी सही थी। तीसरा तीनों मंदिर एक ही तंजावुर जिले में स्थित हैं। ये बात गलत है, क्योंकि तीनों मंदिर एक ही जिले में तंजावुर होगा यहाँ पर। ठीक है, तंजावुर में नहीं स्थित है तो गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर इसमें गंगईकोंडचोलपुरम मंदिर है अरियालूर जिले में स्थित है और ऐरावतेश्वर मंदिर जो है ये तंजावुर में। ठीक है, और ये अलग अलग सब जगह यहाँ पर स्थित है, तो ये तो गलत हो जाएगा। 1 2 सिर्फ इसका करेक्ट आंसर है, तो क्या हो जाएगा, 2 बातें सही है। 18 नंबर क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। इसमें बोले निम्नलिखित पर विचार करने। बृहदेश्वर मंदिर को पैरू-वुदेयार कोकिल के नाम से या कोविल के नाम से भी जानते थे। पहला क्या होगा, 18वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये करेक्ट है। सेकंड बात है, क्योंकि यहाँ पर बृहदेश्वर को यहाँ पर स्थानीय नाम से पैरू-वुदेयार कोविल बड़ा मंदिर जिसको बोलते थे उसके नाम से जानते थे। पहली बात सही हो जाएगी। सेकंड बात है ऐरावतेश्वर मंदिर की सीढ़ियाँ 7 संगीत नोटों का प्रतिनिधित्व करती थी। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। ठीक है, तीसरी बात है गंगईकोंडचोलपुरम मंदिर में शिलालेख शहर के उत्थान और पतन की कहानी बताता है। तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि गंगईकोंडचोलपुरम के शिलालेख जो है मुख्य रूप से राजाओं की जो विजय है उसके मंदिरों को दिए गए दान का वर्णन करते हैं, न कि शहर के पतन की कहानी का, तो गलत हो जाएगा। 1 2 करेक्ट है यहाँ से। ठीक है, आंसर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में मेहरगढ़ पुरातात्विक स्थल के बारे में विचार करना है। ये एक नवपाषाण काल स्थल है जो वर्तमान बलूचिस्तान पाकिस्तान में बोलन दर्रेस में मुहाने पर स्थित होगा। पहली बात 19 का पहला यहाँ से करेक्ट है, सही है। दूसरा है यहाँ से जौ और गेहूं खेती का तथा पशुपालन के सबसे पुराने प्रमाण मिलते हैं। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। तीसरा हाल ही में एक अध्ययन ने इसकी आयु 8000 ईसा पूर्व से संशोधित करके 5200 ईसा पूर्व कर दी है। तीसरी बात यहाँ से इसकी गलत है, क्योंकि यहाँ पर हाल ही के अध्ययन में जिसे IIT खड़गपुर और ASI का अध्ययन ने वास्तव में यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता की जो जड़ है उसको 8000 ईसा पूर्व तक पुराना बताया और संशोधित करके इसको 52 ईसा पूर्व नहीं किया गया, बल्कि यहाँ पर इसकी प्राचीनता बढ़ाई गई है, घटाई नहीं गई है, तो गलत हो जाएगी। ओनली 1 2 करेक्ट है,
आंसर 19 का दो बातें इसकी सही है, एक और दो बी। क्वेश्चन नंबर 20 सिंधु घाटी सभ्यता आईवीसी में कृषि पद्धतियों के संबंध में विचार करना है, कौन सा सही होगा। आईवीसी के लोग गेहूं, जौ, सरसों, तिल, कपास और खजूर जैसी फसलों की खेती करते थे। पहली बात यहां से करेक्ट है। सेकेंड बात है, वे जुताई के लिए लकड़ी के हल और परिवहन के लिए पहियों वाले गाड़ी का उपयोग करते थे। सेकेंड बात ये भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर बनावली जो हरियाणा में मिट्टी से जो हल है उसका मॉडल मिला था, जो लकड़ी के हल के उपयोग की पुष्टि करता है, और साथ ही पहिए वाली गाड़ी भी साक्ष्य मिले थे, यहाँ से लगाया जाता था अंदाजा कि यहाँ पर इससे उपयोग करते होंगे लोग। दोनों बातें करेक्ट है। तीसरा, उन्नत सिंचाई प्रणाली जैसे गब्बरबंद, नहरें और कुएं वर्ष भर खेती में सहायक रहते थे, खेती के लिए सहायक रहते थे। तीसरी बात भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर शुष्क क्षेत्रों के लिए खेती के लिए उन्होंने उन्नत सिंचाई प्रणालियाँ विकसित की थी, जैसे बलूचिस्तान में गब्बरबंद, ठीक है, पत्थर के बांध, और सोरटुघई अफगानिस्तान में नहरों के साथ साथ यहाँ पर धोलावीरा और जल संचयन को प्रणालियाँ परमार देखे गए थे। तीनों बातें एकदम करेक्ट है। 20 का आंसर क्या पूछा है, सही पूछे कौन सा है ना, सही पूछा है तो 20 का डी। 21 है, निम्नलिखित पर यहाँ पर सिंधु सभ्यता के स्थल है, उसकी प्रमुख विशेषताओं को सम्मिलित करना है। यहाँ पर स्थल विशेषता दे रखा है। पहली बात है हड़प्पा हो जाएगा, यहाँ से एक विशाल स्थानागार जो अन्नागार है वो यहाँ पर, और पुरोहित राजा की पत्थर की मूर्ति मिली थी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए का 4 हो जाएगा, ठीक है। मोहनजोदड़ो में आपको यहाँ से विशाल स्थानागार, विशाल अन्नागार, प्रसिद्ध कांस्य की नर्तकी डांसिंग गर्ल की मूर्ति प्राप्त हुई थी, तो बी का क्या हो जाएगा, बी का 3। अगला धोलावीरा से अपनी उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली और अनूठी जल संचयन प्रणाली यहाँ पर देखी गई थी, ठीक है, तो जो सी है, सी का हो जाएगा आपका 1, राइट। और जो लोथल है, जो लास्ट बचेगा, इसका आंसर हो जाएगा लोथल, यहाँ पर विश्व का प्राचीनतम कृत्रिम बंदर का यहाँ पर पाया गया था, ठीक है, तो डी का 2 हो जाएगा। आंसर इस टाइप से 21 का करेक्ट आंसर A4, B3, C1, D2, ए यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 है, 22 नंबर, गुंडाराम शिलालेख और सातवाहन वंश के संबंध में विचार करना है। हरितिपुत्र शिलालेख ब्राह्मणी या ब्राह्मी लिपि में लिखा गया, और यहाँ पर ये सातवाहन और चतुर राजवंश के बीच यहाँ पर राजनीतिक गठबंधन का सुझाव देता है। पहली बात, 22वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड बात है त्रिशूल और डमरू शिलालेख दक्षिण भारत में यहाँ सबसे प्रारंभिक जो धार्मिक थे उसकी ज्ञान प्रतिमा को चिन्हित करता है। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। तीसरी बात है सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी ने शक या पश्चिमी क्षत्रप जो थे उसके शासकों के विरुद्ध यहाँ पर सैन्य सफलताएं प्राप्त की थी। तीसरी बात भी करेक्ट है। तीनों बातें यहाँ पर एकदम सही है। आंसर यहाँ से 22 का सभी 3 करेक्ट है। सही पूछा है तो डी यहाँ से आंसर हो जाएगा। 23 है, निम्नलिखित पर विचार करने। नालंदा विश्वविद्यालय जो है ये इसको यहाँ पर दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय माना जाता है। पहली बात 23 का पहला से करेक्ट है, क्योंकि नालंदा नालंदा को यहाँ पर विश्व का प्रथम पूर्णतः आवासीय विश्वविद्यालय जो है जो रेजिडेंटल यूनिवर्सिटी मनाता है, जहाँ छात्रों के लिए शिक्षकों को रहने की व्यवस्था उपलब्ध होती थी। पहली बात करेक्ट है। सेकेंड बात है ये वर्तमान में बिहार में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल पर स्थित होगा, मतलब ये वर्तमान में बिहार में और एक ये विश्व धरोहर स्थल होगा। तो सेकेंड बात क्या है? सेकेंड बात भी करेक्ट है। तीसरी बात है चीनी विद्वान फाहियान ने नालंदा में शिक्षा प्राप्त की थी। तीसरी बात गलत होगी, चीनी विद्वान जुआन जेंग और यहाँ पर आई इत सिंह है ना, इसने नालंदा में शिक्षा प्राप्त की थी। और फाहियान गुप्त साम्राज्य चंद्रगुप्त द्वितीय के समय यहाँ पर भारत आया था जब नालंदा उतना विकास नहीं हुआ था, तो गलत हो जाएगा। 1 2 सिर्फ करेक्ट है। आंसर 23 का ए सही हो जाएगा। 24 नालंदा विश्वविद्यालय के संरक्षण में से संबंधित कथन पर ध्यान देना है। देखते हैं हर्षवर्धन यहाँ से हो जाएगा। ये उन्होंने नालंदा को 100 जो गांव थे राजस्थान में दिए थे और इनकी ख्याति को शिखर पर पहुंचाया था। ठीक है, पहली बात यहाँ से क्या हो जाएगी? पहली बात यहाँ से करेक्ट है, सही है, 7वीं शताब्दी में। ठीक है, आगे पाल शासक 8वीं से जो 12वीं शताब्दी की सभी पूरे यहाँ पर थे, राइट। और बख्तियार खिलजी 1200 ईस्वी से 1300, मतलब बख्तियार खिलजी 1200 ईस्वी के आसपास जो थे विनाशक, ये भी करेक्ट है। तीनों बातें करेंगे। यहाँ पर देखो शॉर्ट फॉर्म में दे रहा बात है। मैंने आपको जो पहली बात बताई काफ़ी बात बड़ी बताई, और दूसरी बात भी थोड़ा सा और बता देता हूँ। जो पाल शासक है ये धर्मपाल और देवपाल जैसे राजाओं
ने नालंदा को भारी नुकसान दिया था और यहाँ पर पाल शासकों ने विक्रमशिला को अधिक यहाँ पर प्राथमिकता दी थी। ठीक है, यहाँ पर ये लोग आप टाइम है ना, टाइम पीरियड आप देख लो, बाकी मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। जैसे बख्तियार खिलजी, ये क्या था, बख्तियार खिलजी 12वीं शताब्दी के अंत तक लगभग 1191-92 तक है ना, और 93 तक, इसमें यहाँ पर बख्तियार खिलजी के आक्रमण में नालंदा विश्वविद्यालय को उसके विशाल पुस्तकालय धर्मगंज को नष्ट कर दिया था, है ना। तो एक्स्ट्रा बातें कुछ यहाँ से याद रखनी है, बाकी यहाँ पर जो शताब्दी दे रखी है आप इसको देख सकते हो, यहाँ से सभी करेक्ट है। क्वेश्चन 25 है, चीनी विद्वान जुआंग जैंग ने निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय शिक्षा केंद्र का अध्ययन किया था। अभी मैंने ऊपर बताया था आपको, आंसर क्या होगा 25 का करेक्ट आंसर नालंदा विश्वविद्यालय सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है 26 नंबर, PT 365 MCQs, यहाँ पर टॉपिक नंबर 2 यहाँ से स्टार्ट होता है 26 क्वेश्चन से। 26 है, यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में संदर्भ में विचार करना है। पहली बात, इसका उद्देश्य उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य की दस्तावेजी विरासत को संरक्षित करना होगा। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, श्रीमद् भागवत गीता को और नाटक शास्त्र की पांडुलिपियां इस रजिस्टर में भारत की पहली प्रविष्टियां होंगी। सेकंड बात गलत, क्योंकि भारत की पहली प्रविष्टियों में ऋग्वेद की पांडुलिपि 2007 में शामिल की गई थी और हाल ही में 2024 में रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहस्रावलोक जो लोचन है उसकी पांडुलिपियां इसमें शामिल की गई हैं। तो ये बात गलत हो जाएगी। तीसरी बात है, तीसरा बोला है इस रजिस्टर में धार्मिक ग्रंथ और धर्मनिरपेक्ष पांडुलिपियां दोनों शामिल हो सकती है। तीसरी बात भी करेक्ट है। ठीक है, तो 1 2 1 तो सही था, दूसरा गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर गलत बताया था ऊपर मैंने। तीसरा आंसर सही है, 1 और 3 सही हो जाएगा। आंसर यहाँ से सी करेक्ट है। ठीक है, ऊपर स्टेटमेंट देख सकते हो ऊपर, पहला और यहाँ से तीसरा सही है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण और यहाँ पर अर्जुन के संवाद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा मार्गों का उल्लेख किया गया है। आंसर हो जाएगा 27 का, इसमें यहाँ पर किया गया एक तो यहाँ पर कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग, तीनों के यहाँ पर योग करना है, तीनों का बताया गया। तो यहाँ पर तीनों करेक्ट होगा। आंसर डी क्या होगा 27 का सही आंसर है। 28 है, नाट्य शास्त्र के संबंध में विचार करना है। इसे 5वां वेद भी कहा जाता है और इसे भरत मुनि द्वारा संकलित किया गया था। पहली बात यहाँ से करेक्ट है क्योंकि भरत मुनि द्वारा कृत नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहा जाता है और इनके यहाँ पर क्योंकि इनमें चारों वेदों का तत्व शामिल होता है या समाहित होता है। सेकेंड बात है, यह भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूपों जैसे भरतनाट्यम और कथक के लिए पर सिद्धांतिक आधार पर प्रदान करता है। सेकेंड बात भी करेक्ट है। तीसरा है, यह मुख्य रूप से नाट्य नाटक के तकनीकी पहलुओं पर केंद्रित होगा, न कि भावनात्मक सौंदर्यीकरण के अनुभव को लेकर के। तीसरी बात से गलत है कि अपन नाट्यशास्त्र एक बड़ा हिस्सा रस जो होता है और भाव इसके सिद्धांत पर आधारित होता है। इसमें 8 रसों का वर्णन किया गया जो यहाँ पर प्रदर्शन कला और सौंदर्यीकरण को लेकर के बताएगा। ठीक है, तो ये बात गलत होगा। ओनली 1 2 करेक्ट है, 2 बातें इसकी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा 28 का 1 2 करेक्ट है, तो सही पूछा है, बी यहाँ से आंसर हो जाएगा। 29 नंबर है, निम्नलिखित पर विचार करना है पटुआ कला के बारे में। पटुआ कला पश्चिम बंगाल में उत्पन्न हुई एक लोक चित्रकला है। ठीक है, पहली बात क्या है, पहली बात यहाँ से 29 का करेक्ट है क्योंकि पटुआ कला पश्चिम बंगाल की एक प्राचीन लोक चित्रकला जिसमें चित्रकार पटुआ लंबे स्क्रॉल पर कहानियां चित्रित करते हैं और उन्हें गाकर सुनाते भी हैं। इस कला में रूप को अभी तक भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त नहीं हुआ है। सेकेंड बात यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर पश्चिम बंगाल के नया ग्राम पटुआ कला को पहले से ही जीआई टैग मिल चुका है। ओनली 1 करेक्ट है, 29 का आंसर एक बात सही है। 30 नंबर है, भौगोलिक संकेत जीआई टैग के बारे में विचार करना है। जीआई टैग एक प्रमाणीकरण जो सुनिश्चित करता है कि उत्पाद उच्चतम गुणवत्ता का है। ठीक है, पहली बात 30 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर जीआई टैग मुख्य रूप से उत्पाद की उत्पत्ति स्थान और उसकी विशिष्ट भौगोलिक विशेषताओं को प्रमाणित करता है, न कि ये केवल उच्चतम गुणवत्ता और प्रमाण पत्र ये। ठीक है, सेकेंड है, भारत में किसी उत्पाद को दिया गया पहला जीआई टैग दार्जिलिंग चाय था। सेकेंड बात करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर दार्जिलिंग चाय 2004-05 में भारत का पहला उत्पाद था जिसे यहाँ पर जीआई टैग प्रदान किया गया था और उसका जीआई टैग जो जब प्रदान किया गया था पहला, उसका इस साल 20 साल पूरा हो रहा है इस बार, है ना, पूरा हो भी चुका है 4-5 में, मतलब 4-5 में, तो 20 साल 24 में पूरा हो गया था। तो इस वजह से इंपॉर्टेंट भी बन जाता है जीआई टैग पे क्वेश्चन बनना, राइट, याद रखना है। तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा सेकंड बात करेक्ट है, पहला गलत हो जाएगा। पूछा है कौन सा सही है, केवल 2 बी। क्वेश्चन नंबर 31 है,
लघु अम्बावारी हाथी कथन पर विचार करना है। लघु अम्बावारी हाथी पश्चिम बंगाल का एक हस्तनिर्मित शिल्प होगा। पहली बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि लघु अम्बावारी हाथी पश्चिम बंगाल में नदिया जिले विशेषकर जो नवद्वीप होता है उसका एक प्रसिद्ध हस्तनिर्मित शिल्प है। यह नक्काशीदार सजावटी हाथियों के लिए जाना जाता है। सेकेंड बात है, ये वर्तमान में एक भौगोलिक संकेतक जीआई टैग रखता है। सेकेंड बात भी सही, क्योंकि यहाँ पर इसकी विशेषता है कि यहाँ पर पारंपरिक कौशल के कारण से भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया था। दोनों बातें करेक्ट है। आंसर 31 का सी करेक्ट हो जाएगा। 32 डोकरा कला के संबंध में विचार करना है। डोकरा कला एक यहाँ पर प्राचीन धातु ढलाई शिल्प है जिसमें लुप्त मौन तकनीकी का उपयोग किया जाता है। पहली बात क्या होगी? 32 का पहला करेक्ट है। डोकरा यहाँ पर दुनिया की सबसे पुरानी गैर लौह धातु ढलाई तकनीकों में से एक है, जिसमें यहाँ पर लॉस्ट बैग्स जो इसे खो जाते हैं, खोने वाली है ना, लॉस्ट बैग्स विधि का उपयोग करता है। तो पहली बात क्या होगा? पहली बात यहाँ से करेक्ट है। ये छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड के राज्यों की गढ़वास जो गोंड्स और यहाँ पर धुरवास जनजाति उससे द्वारा प्रचलित होगी। सेकेंड बात भी इसकी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ये मध्य और पूर्वी भारत में जनजातियों जैसे गोंड गढ़वास द्वारा प्रचलित होगी। आदिलाबाद डोकरा शिल्प को यहाँ पे वर्ष 2020 में भौगोलिक संकेतक टैग प्रदान किया गया था। ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर आदिलाबाद डोकरा को तेलंगाना को 2018 में मिला था, ना कि 2020 में। 1 2 करेक्ट है, सही पूछा है। बी यहाँ से 32 का आंसर है। 33 है, सोराई कला के बारे में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही होगा? देखते हैं इसको। ये ओडिशा की एक पारंपरिक कपड़े पर आधारित स्क्रॉल पेंटिंग होगी। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से गलत है। ये वाला मैं ऊपर बता चुका था, किसी और का था वो, याद रखना है आपको किसका था, सोचना है, ठीक है। दूसरी बात है, ये झारखंड एक भित्ति परंपरा है। सेकेंड बात यहाँ से इसकी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर सोराई कला झारखंड के हजारीबाग क्षेत्र में एक पारंपरिक भित्ति चित्रकला होगी जो मुख्य रूप से फसल कटाई और विवाह के उत्सव के दौरान आदिवासी महिलाओं द्वारा बनाई जाती थी, ठीक है। और जीआई टैग सोराई खोवर पेंटिंग 2020 में इसे जीआई टैग प्रदान किया गया था। आंसर क्या होगा? 33 का 33 का बी करेक्ट है। 34 नंबर 34 नंबर पट्टचित्र कला के संबंध में विचार करना है। पट्टचित्र के नाम संस्कृत शब्दों पट्ट कपड़ा और चित्र तस्वीर का संयोजन से बना है। पहली बात 34 का करेक्ट है। सेकेंड, ये एक पारंपरिक कपड़े पर आधारित स्क्रॉल पेंटिंग है जिसकी उत्पत्ति उड़ीसा में हुई थी। सेकेंड बात सही है, मैंने आपको बताया था ऊपर वाली बात, है ना, तो यहाँ से सेकेंड बात करेक्ट है। तीसरा, ओडिशा में 2008 में पट्टचित्र के लिए जीआई टैग मिला था। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात करेक्ट है, क्योंकि ओडिशा को पट्टचित्र को लेकर के 2008 में ही जीआई टैग मिल गया था। हालांकि पश्चिम बंगाल के जो पट्टचित्र इसको बाद में अलग से मिला था। तीनों बातें करेक्ट है। आंसर 34 का डी। 35 स्टार्ट होगा क्वेश्चन टॉपिक नंबर 3 के साथ से, ठीक है। जो यहाँ पर कुछ व्यक्तित्व न्यूज में थे और कुछ यहाँ पर हस्तियां न्यूज में थी, उनको लेकर के। पहला तुलसीदास है, इसमें देखते हैं तुलसीदास की जो साहित्यिक कृतियां हैं उनको लेकर के क्वेश्चन है यहाँ से। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 35 है ना, हाँ 35 नंबर है। निम्नलिखित पर विचार करने। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना ब्रज भाषा में की। पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की गई थी, ब्रज भाषा में नहीं। ये तुलसीदास की सबसे प्रसिद्ध कृति है। दूसरी बात है, विनय पत्रिका और कवितावली अवधी में बोली लिखी गई थी। बोली मतलब इनकी जो भाषा है उसको मैं यहाँ पर अवधि में लिखी गई थी बोल रहे। तो सेकंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि तुलसीदास ने अपनी रचनाओं के लिए 2 भाषाओं का प्रयोग किया, एक विनय पत्रिका में कवितावली और यहाँ पर दोहावली ब्रज भाषा में, ठीक है, जबकि यहाँ पर रामचरितमानस अवधि में। तो गलत हो जाएगा। हनुमान चालीसा उनकी प्रमुख कृतियों में से एक है। ये बात करेक्ट है, क्योंकि हनुमान चालीसा उनकी अत्यंत लोकप्रिय और यहाँ पर प्रमुख कृतियों में से एक मानी जाती है, ठीक है। 2 गलत है, पहला दूसरा। तीसरी बात करेक्ट है, तो सी यहाँ से आंसर हो जाएगा 35 का। 36 भक्ति दर्शन और मान्यताएं पर निम्नलिखित पर विचार करना है। तुलसीदास सगुण भक्ति परंपरा के संत थे जो भगवान राम की भक्ति के लिए जाने जाते थे। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकंड बात है, उन्होंने निर्गुण निराकार ईश्वर भक्ति का पूरी तरह से खंडन किया। सेकंड बात 36 का सेकंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यद्यपि वे सगुण उपासक थे, उन्होंने निर्गुण भक्ति का पूरी तरह से खंडन नहीं किया। रामचरितमानस में उन्होंने सगुण और निर्गुण के बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया था, ठीक है, तो ये बात गलत हो जाएगी। तीसरी बात है, वह रामानंदी संप्रदाय के एक सुधारक और दार्शनिक थे। तीसरी बात यहाँ से सही है, क्योंकि यहाँ पर वे रामानंदी संप्रदाय के यहाँ पर जो परंपरा जुड़े थे और उन्होंने समाज में समन्वयवादी दर्शन का प्रचार किया था। 1 और 3 करेक्ट है।
36 का आंसर सी। 37 है सांस्कृतिक विरासत और समकालीन व्यक्ति। यहाँ पर सांस्कृतिक विरासत दे रखे हैं और उनके समकालीन कुछ व्यक्ति दे रखे हैं, देखते हैं इसको। पहली बात है तुलसीदास ने वाराणसी में संकट मोचन मंदिर की स्थापना की, जो यहाँ पर भगवान हनुमान को समर्पित है, जो कि यहाँ पर भगवान हनुमान को समर्पित होगा। पहली बात क्या होगी? पहली बात 37 का ऐसे करेक्ट है। दूसरा, रामलीला का पारंपरिक प्रदर्शन यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल है, सेकेंड बात भी करेक्ट है। तीसरा, गुरु नानक और यहाँ पर सूरदास तुलसीदास के समकालीन नहीं थे, ये बात गलत है, क्योंकि सूरदास कृष्ण भक्त के कवि थे और तुलसीदास इनके समकालीन थे। गुरु नानक देव जी 1469 से 1539 का इनका टाइम पीरियड था, उस समय के तुलसीदास की आरंभिक काल के करीब था, और हालांकि सूरदास के साथ उनका समकालीन होना अधिक स्पष्ट है, ठीक है, तो ये बात गलत हो जाएगी। 1 2 सिर्फ करेक्ट है, तो यहाँ से क्या होगा? 1 और 2 स्टेटमेंट इसका सही हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा? तुलसीदास का जन्म 1497 और 1532 ईस्वी के बीच हुआ था। माना था कि यहाँ पर वे सम्राट अकबर के समकालीन थे। पहली बात 38 के यहाँ से 38 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है, ठीक है, सही है। दूसरा बात है उनकी 500वीं जयंती हाल ही में उत्तर प्रदेश द्वारा सरकार द्वारा मनाई गई, अयोध्या में मनाई गई थी। सेकेंड बात यहाँ से गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर उनकी जयंती मनाई जाती है, लेकिन 500वीं जयंती का हालिया में उत्सव का दावा ये आपसे गलत हो जाएगा, सटीक नहीं बता रहे हैं। तीसरी बात है रामचरितमानस यूनेस्को की विश्व विरासत सूची स्थल सूची में शामिल है। तीसरी बात गलत है, क्योंकि रामचरितमानस पांडुलिपि में यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर 2024 में शामिल किया गया था, ना कि इसे विश्व विरासत स्थल में। तीसरी बात है हो गई गलत। चौथी बात, उन्होंने अपनी सभी प्रमुख रचनाएं केवल संस्कृत भाषा में लिखी हैं, ऐसा कुछ तो नहीं था, मैंने बताया था ऊपर आपको, ठीक है, तो ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने संस्कृत के बजाय अवधी और ब्रज को प्राथमिकता दी थी। सिर्फ यहाँ से पहली बात करेक्ट है, राइट। क्वेश्चन 39 दादा भाई नौरोजी के जो राजनीतिक यहाँ पर और आर्थिक योगदान थे उसको लेकर के यहाँ पर क्वेश्चन है। उन्हीं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते थे। पहली बात 39 का करेक्ट है। सेकेंड बात है वे ब्रिटिश संसद के निचले सदन में चुने जाने वाले पहले भारतीय सदस्य थे, सेकेंड बात भी करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तीसरा, उन्होंने पॉवर्टी ऑफ इंडिया और पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया जैसी प्रमुख साहित्यिक रचनाएं लिखी थी, तीसरी बात भी करेक्ट है, ठीक है। ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन का सिद्धांत, निष्कासन सिद्धांत, ये भी यहाँ पर बताया था। तो चौथी बात है वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्य नहीं थे, बल्कि क्या लिखा है? बल्कि बाद में शामिल हुए थे। चौथी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। उन्होंने 3 बार 1886, ठीक है, और 93, 93 और 1906, है ना, इसमें यहाँ पर क्या कि कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में काम किया था। तो 1 2 3 सब करेक्ट है, आंसर हो जाएगा आपका क्या? 1 2 3 सही पूछा है, तो 1 2 3 सी यहाँ से सही आंसर 39 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है सामाजिक और शैक्षिक सुधार, उसको लेकर के क्वेश्चन है, देखते हैं। पहला बोला है दादा भाई नौरोजी, मतलब यहाँ पर स्टेटमेंट बोला है, क्या पूछ रहा है कि दादा भाई नौरोजी जो है इसके सामाजिक और शैक्षिक जो कार्य है उसके संबंध में विचार करना है। उन्होंने 1848 में स्टूडेंट लिटरेरी एंड साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की, जिसे लड़कियों के लिए स्कूल स्थापित किए थे। पहली बात 40 का से क्या होगा? करेक्ट है। सेकंड बात है उन्होंने पारसी समाज में सुधार के लिए रहनुमाई मजलिस सभा की स्थापना की थी, सेकंड बात ये भी करेक्ट है, ठीक है, ताकि यहाँ पर पारसी धर्म और यहाँ पर समाज में सुधार किया जा सके। उन्होंने अकेले ही भारतीय शिक्षा हंटर आयोग के समक्ष अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की मांग रखी थी। तीसरी बात गलत, क्योंकि हालांकि उन्होंने शिक्षा के लिए बहुत काम किया था, लेकिन हंटर के समक्ष यहाँ पर अनिवार्य प्राथमिकता शिक्षा की मांग को लेकर के रूप में ज्योतिबा फुले ने पुरजोर यहाँ पर तरीके से रखी थी। और यहाँ पर जो नौरोजी थे उन्होंने व्यापक स्तर पर भारतीय प्रतिनिधित्व के आर्थिक सुधारों को लेकर ध्यान केंद्रित किया था। तो ये बात गलत होगी, ठीक है। 1 2 सिर्फ करेक्ट है, इसका 2 बातें सही है। पूछे क्या इसमें? पहला सही दूसरा सही है। पूछे कौन सा गलत है ना, गलत पूछा है तो आंसर हो जाएगा केवल 3 गलत है तो बी। क्वेश्चन नंबर 41 है राजनीतिक दर्शन और पद यहाँ पर दे रखा है, उसको लेकर के क्वेश्चन है कि यहाँ पर दादा भाई नौरोजी के बारे में विचार करना है। वही उदारवादी क्या है नेता थे और याचिकाओं व शांतिपूर्ण तरीके में विश्वास रखते थे। पहली बात 41 का यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि वह कांग्रेस के उदारवादी थोड़े जो उदारवादी टाइप के प्रमुख स्तंभ थे, मान सकते हो, या नेता थे, तो यहाँ से बात सही है, उनका विश्वास भी रखते थे, पहला सही है 41 का। सेकेंड बात है
उन्होंने 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज स्वशासन को कांग्रेस का प्राथमिक लक्ष्य घोषित किया था। सेकंड बात क्या है? सेकंड बात भी यहाँ से करेक्ट होगी। तीसरा, उन्होंने लंदन ईस्ट इंडिया सोसाइटी, लंदन इंडियन सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। तीसरी बात भी करेक्ट है। चौथा, उन्होंने महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले जैसे नेताओं का मार्गदर्शन किया था। चौथी बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। चारों बातें एकदम सही है। आंसर 1 2 3 4 डी यहाँ से सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42, श्री नारायण गुरु के बारे में क्वेश्चन यहाँ से विचार करना देखते हैं। श्री नारायण गुरु ने एक यहाँ पर जाति, एक धर्म, एक ईश्वर का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। पहली बात यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, सही बात है। दूसरी बात है, उन्होंने 1888 में अरविपुरम आंदोलन की शुरुआत की, जो यहाँ पर मंदिर में प्रवेश के सम्मान को अधिकार के लिए था। सेकंड बात भी करेक्ट है। तीसरा, उन्होंने वैक्यूम सत्याग्रह का समर्थन किया, जो अहिंसक आंदोलन था। तीसरी बात भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर छूतों के लिए मंदिर प्रवेश के अधिकार को लेकर के वैक्यूम सत्याग्रह 1924-25 में अपना आशीर्वाद और नैतिक समर्थन दिया था। और 1924 को लेकर के इसका 100 साल पूरा हो चुका है। 2024-25 मतलब 25-26 चल रहा है ना, तो 100 साल पूरा हो चुका है। तो क्वेश्चन यहाँ से बनने की उम्मीद है वैक्यूम सत्याग्रह से। आपको वैक्यूम सत्याग्रह जाके डीप में थोड़ा पढ़ना है इसमें, ठीक है, हिस्ट्री में। तीनों बातें करेक्ट। आंसर 42 का डी। जो टॉपिक मैं देता हूँ वो आपको नोट करके लिख लेना है, ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। आगे आते हैं 43 नंबर। भारत के इतिहास के संबंध में निम्नलिखित कथन पर जो विचार करना, जिसमें से उल गुलान या महान हलचल निम्नलिखित में से किसकी घटना का वर्णन कर रहा है? ये वर्णन कर रहा है किसका? ये वर्णन कर रहा है बिरसा मुंडा का 1899 और 1900 के बीच इसका विद्रोह था, उसको लेकर के, ठीक है। तो क्या होगा? डी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। आगे आते हैं क्वेश्चन 44, बिरसा मुंडा से संबंधित कथन पर विचार करना है, देखते हैं। पहली बात है, ये बोले वह मुंडा जनजाति के एक आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे। पहली बात करेक्ट है। सेकंड, जिन्होंने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध छापामार युद्ध लड़ा था। सेकंड बात है, उन्हें धरती आबा के नाम से भी जानते हैं। सेकंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर धरती आबा या बोल सकते हो जगत के पिता बिरसा भगवान के रूप में भी पूछते हैं। तीसरा, उन्होंने उल गुलान आंदोलन शुरू किया था। तीसरी बात भी यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। उल गुलान आंदोलन शुरू किया था, जिसका नेतृत्व जो या जिसका आदिवासियों ने उनके जल और जंगल को, जमीन को लेकर के अधिकारों के जागरूक करने को बताया था, ठीक है। तो तीनों बातें करेक्ट है, आंसर डी। 45 है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के बारे में विचार करना है। 1908 के बारे में, प्रावधान के बारे में विचार करते हैं, देखते हैं इसको। पहला, इस अधिनियम ने पारंपरिक खूंटकट्टी प्रणाली सामुदायिक भूमि स्वामित्व को समाप्त कर दिया था। पहली बात क्या होगी? पहली बात 45 का स्टेटमेंट यहाँ से पहली बात 45 का स्टेटमेंट जो होगा ये गलत है, ठीक है। गलत क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस अधिनियम ने पारंपरिक खुट्टी जो है, जो प्रणाली है, ये सामुदायिक भूमि राजस्व जो स्वामित्व था उसको समाप्त नहीं किया था, बल्कि इसे मान्यता प्रदान की थी और आदिवासियों के भूमि अधिकारों को संरक्षित किया था। तो ये गलत हो जाएगा। सेकंड, ये कानून आदिवासी भूमि पर जो गैर आदिवासी लोग हैं उसको भी हस्तांतरित करने पर रोक लगाता है। सही बात है। तीसरा, ये बिरसा मुंडा के विद्रोह के परिणाम स्वरूप लागू किया गया था। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। चौथा नहीं दे रखा है, सिर्फ 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं, जिसमें से 2 और 3 करेक्ट है। पहली बात इसकी गलत है। पूछा क्या, देखते हैं। पूछा कौन सा सही है, तो 2 और 3 सही है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ से करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 46 है, बिरसा मुंडा के उपदेश को लेकर के क्वेश्चन है। बिरसा मुंडा ने अपने अनुयायियों को क्या उपदेश दिए थे? पहली बात बोला है ईसाई मिशनरियों के प्रभाव को स्वीकार करना, है ना। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि आप लोगों ने जो उपदेश दिए थे उसमें बताया दिया था उपदेश बताए थे कि जो सफाई, कड़ी मेहनत, शराब से परहेज और पवित्रता पर जोर देना, ये क्या बताया था? बिरसा मुंडा के कुछ उपदेश थे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। 47 है, सरदार पटेल की उपाधियों पर आंदोलन को लेकर विचार करना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के राजनीतिक जीवन की शुरुआत खेड़ा सत्याग्रह से हुई थी। पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि 1918 का खेड़ा सत्याग्रह गांधी जी के मार्गदर्शन में पटेल के राजनीतिक जीवन का पहला बड़ा सफल नेतृत्व था। बारडोली सत्याग्रह के दौरान ही यहाँ पर उन्होंने कुशल नेतृत्व के कारण सरदार पटेल की उपाधि या सरदार की उपाधि मिली थी। सेकेंड बात भी करेक्ट है, 1928 में, ठीक है। तीसरी बात है, उन्होंने गुजरात में असहयोग आंदोलन के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तीसरी बात भी करेक्ट है। और यहाँ पर जो विदेशी सामान में बहिष्कार और खादी प्रचार को अग्रणी भूमिका भी निभाई थी। तीनों बातें क्या है? करेक्ट है। 47 का आंसर सही पूछा है, तो डी। 48 है,
राष्ट्रीय एकता दिवस और सम्मान, उसके बारे में कौन सा सही है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और जिसके बाद से राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जा रहा है। पहली बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रीय एकता दिवस की शुरुआत 2014 में हुई थी, ना कि हाल ही में उनकी 150वीं जयंती में, जो कि यहाँ पर 2025-26 में मनाई गई थी, आसपास थी, तो ये गलत हो जाएगा, है ना। दूसरा, भारत सरकार ने 2014 से 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाना शुरू किया है। सेकंड बात सही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 31 अक्टूबर को पटेल की जयंती और 2014 को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में, नेशनल यूनिटी डे के रूप में घोषित किया है, ठीक है, सेकंड बात सही है। तीसरा, एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल की घोषणा 140वीं जयंती के दौरान की गई थी। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका 1 तो गलत था, 2 और 3 सही है, 2 और 3 सही है, तो पूछा क्या है इसमें? ऊपर देखो पूछा था यहाँ पर, ये कौन सही है, तो सही हो जाएगा आपका 48 में 2 और 3 बी। 49 है प्रमुख पद और यहाँ पर इसके योगदान दे रखे हैं। पद और योगदान क्या है, इसके विवरण होंगे। अहमदाबाद नगर निगम, ये क्या है? देखो अहमदाबाद जो नगर निगम है ये हो जाएगा, ये सरदार पटेल ने 1917 में अहमदाबाद नगर निगम में स्वच्छता आयुक्त को लेकर के चुने गए और बाद में उनके अध्यक्ष भी रहे थे और उन्होंने शहर की स्वच्छता और बुनियादी ढांचे में बड़ा सुधार किया था। पहली बात करेक्ट है, स्वच्छता को लेकर के था, सही है। दूसरा, कराची सत्र 1931, ये क्या है? देखो कराची सत्र जो है इसकी अध्यक्षता पटेल ने की थी और ये एक ऐतिहासिक सत्र था क्योंकि यहाँ पर इसमें पहली बार मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम को लेकर के प्रस्ताव पारित किए गए थे। ये भी बात करेक्ट है। तीसरी बात है, तीसरा बोला सलाहकार समिति, ये क्या होगा? ये मौलिक अधिकारों का अल्पसंख्यकों को लेकर के बता रहा है, तो ये भी बात करेक्ट है क्योंकि संविधान सभा में पटेल ने मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यक और जनजातीय बहिष्कार को लेकर के क्षेत्र पर बनी सलाहकार समिति है, उसके अध्यक्ष के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1, 2 और 3 सभी यहाँ से करेक्ट है। 49 का आंसर डी ऊपर होगा, 1, 2, 3 इधर रखा है ऊपर ये, ठीक है। 50 में आते हैं, आधुनिक भारत के निर्माता के बारे में। इसमें स्टेटमेंट कितना बड़ा पूछा है ना, देखते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को अक्सर आधुनिक भारत के निर्माता कहा जाता था। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा इनके योगदान का सबसे अच्छा वर्णन करता है? आंसर हो जाएगा 50 का करेक्ट आंसर सी। स्वतंत्रता के बाद उन्होंने राजनयिक वार्ताओं और यहाँ पर दृढ़ प्रशासनिक उपाय के संयोजन से 560 से अधिक रियासतों का भारत संघ में एकीकृत किया था। 50 का आंसर क्या होगा? सी यहाँ से करेक्ट है। 51 है सर चेट्टूर संकरण न्याय से संबंधित प्रश्न है, ठीक है, इस पर विचार करते हैं। वे 19वीं शताब्दी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। पहली बात 51 का पहला करेक्ट है। दूसरी बात है उन्होंने जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। सेकेंड बात भी करेक्ट हो जाएगी, करेक्ट है, सेकेंड भी। तीसरा, उन्होंने अपनी पुस्तक गांधी एंड एनार्की में महात्मा गांधी के विचारों और यहाँ पर अहिंसा के तरीकों का समर्थन किया है। तीसरी बात से गलत, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने अपनी पुस्तक में जो गांधी एंड एनर्जी जो है 1922 उसमें गांधी के असहयोग आंदोलन और यहाँ पर उनके तरीकों से बढ़ती जो आलोचना है उसको लेकर के की थी, ना कि यहाँ पर समर्थन को लेकर के, ठीक है। तो ये बात गलत हो जाएगी। 1, 2 सिर्फ करेक्ट है। 51 का आंसर 1 और 2 सही है। 52 52 नंबर क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित प्रश्न, इसको देखते हैं। ये बोला कि निम्नलिखित में से किस घटना ने लोकप्रिय आक्रोश की एक लहर पैदा की जिसके कारण अंग्रेजों द्वारा जालियांवाला बाग में नरसंहार किया गया था? आंसर हो जाएगा 52 का करेक्ट आंसर रॉलेट एक्ट अधिनियम, ये ठीक है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है 53, कालक्रम जो है उसके हिसाब से यहाँ पर लगाना है आपको। देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर कौन सा हुई, सबसे बाद में कौन सी। रॉलेट एक्ट का अधिनियम, ठीक है। 53 रॉलेट एक्ट का जो अधिनियम है ये मार्च 1919 मार्च, ठीक है। जालियांवाला बाग हत्याकांड 9 से 10 अप्रैल 1919, ये मार्च है, ये 10 अप्रैल 9 से 10 अप्रैल 1919, ठीक है। तो मार्च अप्रैल ये 2000 हो गई। डॉक्टर किचलू और सतपाल की गिरफ्तारी, ये क्या होगी? ये 13 अप्रैल, अच्छा जो जिनकी गिरफ्तारी थी, मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, पहले तो सही था रॉलेट एक्ट वाला, है ना, मार्च 1919। जो डॉक्टर किचलू वाला है ये यहाँ पर होगा कब? 9-10 अप्रैल 1919 को, 9-10 अप्रैल 1919 को, ये अप्रैल में, ठीक है। और जो जालियांवाला बाग हत्याकांड है ये हुआ था कब? ये आपका 13 अप्रैल 1919, ठीक है। तो भैया पहला ये हो गया, फिर 9 अप्रैल, फिर 13, तो 1, 3 और 2 होना चाहिए आंसर इसका, 1, 3 और 2, क्योंकि यहाँ पर 9-10 अप्रैल वाला तीसरा हो गया, ठीक है। रॉलेट एक्ट आपका मार्च में हो गया और ये अप्रैल इसके बाद हो गया, तो 1, 3, 2 इसका आंसर होगा सी, यहाँ से सही आंसर है, राइट। तो इस टाइप से यहाँ पर देखो
जो कल्चर के क्वेश्चन थे, आर्ट एंड कल्चर के, जो टॉपिक है अपना, ठीक है, टॉपिक यहाँ पर है कला संस्कृति, PT35 की जो मैगजीन है उससे यहाँ पर टॉपिक नंबर 1, 2, 3 तीनों टॉपिक यहाँ पर कवर किए गए। अगला जो कवर करेंगे 4, 5, कोशिश करेंगे 6 को भी कवर करेंगे। अगर देखते क्वेश्चन 50, 60 या 55, 60 तक होते हैं तो मैं इसको कवर करूंगा, ठीक है, जितने टॉपिक आएंगे इसके अंतर्गत। फिर हम लोग आगे करेंगे, देखेंगे। और भी साइंस टेक्नोलॉजी कुछ पार्ट बचे हुए हैं, वो भी हम लोग यहाँ से करेंगे कल, ठीक है। कल दो चीज़ करेंगे, कल हम लोग इसका भी करेंगे, कल्चर का भी, और कल हम लोग यहाँ से साइंस टेक्नोलॉजी के जो बच्चे हैं वो भी करेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से आपका 2 कल MCQs यहाँ से कवर करा जाएंगे। और साथ में एक UKT का पेपर जो होगा टेस्ट नंबर 22 वो भी मैं कल लेकर आऊँगा, कोशिश करूँगा पूरी कल लेकर आऊँ, राइट। एंड करते हैं इसको, बाकी कोई डाउट रहेगा नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। और सुबह मैंने डाला हुआ है यहाँ पर जो विजन है इसका पर टेस्ट नंबर, ओपन टेस्ट नंबर 1 था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो देख सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हो, यहाँ पर कुछ अपडेट रहेगा मैं आपको देता रहूँगा, राइट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।